हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आज कैबिनेट मीटिंग थी और उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ जो कुल 18 एजेंडाज थे, 18 एजेंडाज में से जो महत्वपूर्ण हैं उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। एक तो जो हमारा जो इंजीनियरिंग के काम है जिसमें ठेके दिए जाते हैं, टेंडर होते हैं, उसको हम एक ऑटोमाइजेशन जोन में लाए हैं कि अब जो ठेकेदार हैं उनको सबको अपना पंजीकरण करना पड़ेगा। उनकी श्रेणी A, B, C की कौन सी श्रेणी होगी और जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन इनका होगा, उनसे हम ये जो ठेके से पहले लिया जाता है अर्नेस्ट मनी, वो अर्नेस्ट मनी उनसे नहीं ली जाएगी। और जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनसे वो ली जाएगी। और बहुत सी जो डिटेल्स मांगी जाती हैं हर एक टेंडर में, अब एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद जो डिटेल्स आएंगी हर बार उनसे डिटेल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, उसकी कैटेगरी पता लग जाएगी, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, घर बैठे वो टेंडर भरेंगे और जिसमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं, घर बैठे ही जो L1 होगा उसको वो टेंडर मिलेगा। इस प्रकार का एक आज हमने मंत्रिमंडल में सिस्टम जो है वो बनाया है। इसी प्रकार एक विषय डिमांड बहुत समय से चल रही थी कि जो सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स शहरों के अंदर बहुत पुरानी जो स्कीमें, जिसमें TP स्कीम है, जिसमें रिहेबिलिटेशन स्कीम है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐसे एरियाज हैं, 40 साल 50 साल 60 साल पहले पार्टीशन के बाद की कई ऐसी कॉलोनीज, उसमें कंडीशन थी कि उसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते। लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों की आवश्यकताएं भी थोड़ा बदल गई, एक एक परिवार के भाइयों में आगे बंटवारा हो गया, तो उन मकानों की जो अभी तक डिवीज़न करते थे वो इलीगल थी, लेकिन अब उसको हमने ऑथराइज कर दिया है। शर्त एक ही रखी है कि डिवीज़न होने के बाद उस प्लॉट का साइज 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात डिवीज़न करने से पहले कम से कम वो 200 मीटर का ज़रूर होगा। 200 मीटर का होगा तभी 2 में डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर का बनेगा। तो इसलिए 200 मीटर से छोटे प्लॉट का सब डिवीज़न नहीं होगा। सब डिवीज़न होने के बाद न्यूनतम कोई भी प्लॉट 100 मीटर का ज़रूर होना चाहिए, स्क्वायर मीटर का, ये उसकी कंडीशन रखी है। तो बहुत से लोगों की ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जिन्होंने इलीगली सब डिवीज़न कर रखा है, लेकिन वो अभी भी उनकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक थोड़ी एनोमली थी कि ग्रुप डी के जो सर्विस रूल्स हैं, हमने जो नए सर्विस रूल्स बनाए थे ग्रुप डी में, उसमें कोई भी ग्रुप डी का कर्मचारी किसी दूसरे विभाग में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन बाकी विभागों ने सब कर लिया था, ट्रांसपोर्ट का भी रह गया था। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी ग्रुप डी के कर्मचारी वो इंटर डिपार्टमेंटल उनके ट्रांसफ़र हो सकेंगे। एक कैडर है वो ग्रुप डी का ये बनाया है, एक ये इसमें अमेंडमेंट की है। हमारी जो टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसी NILP, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें साइज जो पहले था वो शहरों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कहीं 25 एकड़ था, कहीं 15 एकड़ था, ऐसे साइज के लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी। लेकिन ये 3 साल पहले से पॉलिसी बनी थी, इसमें बहुत कम लोगों ने आके लाइसेंसिंग का उपयोग किया, अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई कर भी दिया था बाद में वो भी कन्वर्ट करने के लिए दूसरी पॉलिसीज पर आ गए। जानकारी ये मिली कि साइज बड़े हैं, इस साइज को थोड़ा कम किया जाए, तो उस साइज को अब हमने 10 एकड़ और 5 एकड़, जो बड़े शहर हैं उसमें 10 एकड़, जो छोटे शहर हैं उसमें 5 एकड़ तक भी वो लाइसेंस ले सकेंगे, ताकि इस NILP पॉलिसी का लाभ उठा सकें। और उसमें 10% जमीन जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं वो सरकार को हैंडओवर करेंगे, 25 एकड़ से जो नीचे के लिए अप्लाई करेंगे।
और जो 25 एकड़ से ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने आप बना सकेंगे। कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनाना है, इस प्रकार के जो सारे पब्लिक यूटिलिटीज़ की जितने भी आवश्यकता हैं वो लोग स्वयं कर सकेंगे। लेकिन 25 एकड़ से नीचे 10 एकड़ और 5 एकड़ की जो न्यूनतम हमने रखी है उसमें केवल 10% लैंड हरियाणा को वो सरकार को दे देंगे, काउंटी प्लानिंग को, वो अपने आप फिर वो सुविधाएं और सरकार को करके देगी। एक पॉलिसी हमने बनाई है एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। जहाँ जहाँ हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट और जैसे हिसार का नया डेवलप हो रहा है तो वहाँ एरोस्पेस और एरोस्पेस की जो इंस्टीट्यूशंस वो आए, डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए वो आए, उनके लिए स्पेशल कुछ ग्रांट्स। वैसे तो हमारी जो ही पॉलिसी है हरियाणा एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेज पॉलिसी, उसमें कुछ कंसेशंस हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर को और एरोस्पेस के सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर ग्रुप सी, बी, सी, डी इसमें वो सारी सहूलतें दी हैं, ग्रुप ए में नहीं दी हैं। ए का एरिया हमको लगता है कि भाई बहुत अच्छा विकसित हो गया, इंडस्ट्री बहुत हो गई, आज आवश्यकता हमको बी, सी और डी में ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे 48,000 रुपया एक एम्प्लॉई को, हरियाणा के एम्प्लॉई को रखते हैं तो 7 साल तक 48,000 रुपया प्रति वर्ष उस इंडस्ट्री को और रिबेट दी जाएगी, यानी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ऐसे ही जीएसटी का भी ग्रुप यानी सेक्टर डी में 100% 10 साल के लिए ग्रुप डी में उनको रियम्बर्समेंट होगी, एसजीएसटी स्टेट का जो जीएसटी है। और वो जो सी है उसमें 75% होगा, कुछ कम वर्ष के लिए है। बी में 50% है, वो भी कुछ कम वर्ष के लिए है। तो बी, सी, डी उत्तरोत्तर ज़्यादा कंसेशन उनको ये है ताकि इंटीरियर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी उस इंडस्ट्री का और लाभ हो सके। एक हादसी में आजकल हमने देखा, कई अखबारों में छापा भी है उसको, कि डंपिंग ग्राउंड का एक एजिटेशन वहाँ चल रहा है। कुछ गाँव के लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई 17 एकड़ ज़मीन थी, वो हमने कलेक्ट्रेट पर म्यूनसिपैलिटी हांसी को वो ट्रांसफ़र कर दी है ताकि वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड ये बनाया जा सके। 17 एकड़ एक मरला। और एक जानकारी वो आपको देनी है, महत्वपूर्ण है, वो है हमारी नई एक्साइज पॉलिसी। तो नई एक्साइज पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से। तो वो साल जो ख़त्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को ख़त्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी वही चलेगी। लेकिन 6-7 जून से पहले तो वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे, नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। उसमें जैसे सुझाव आते हैं उन सुझाव के हिसाब से हमको लगता है कि हमें भी 4 वेंड का करने की कोई कठिनाई नहीं है। तो एक कंट्रैक्टर जो होगा वो 4 वेंड्स का कंट्रैक्ट ले सकेगा और वो अपने हिसाब से वो करेगा। और कुछ रेट्स का थोड़ा बहुत अंतर किया है, वो आपके पास एक लिखित तो उसकी जानकारी आ जाएगी। आसपास की पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है। तो दिल्ली की पॉलिसी पिछले साल बदली है, उसके अनुसार भी कुछ चेंजेस की हैं, लेकिन कोई वाइन जो है या इस प्रकार की स्मगलिंग कई बार होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते समय हरियाणा में से उसको जो पार करते थे उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने अपनाए हैं कि जब बॉर्डर से कोई दूसरी स्टेट में जाने के लिए हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करेंगे वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद एक निश्चित समय में बॉर्डर पार करके भी हो जाएगा तो उसको एक प्रकार से उसका भी मॉनिटर किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी यहाँ से निकलते समय हरियाणा में कुछ आदि उतार जाए फिर निकले। तो निश्चित दूरी से कितने किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उस बॉर्डर की दूरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट दोनों का किलोमीटर, उसका टाइम ये उसमें सेट किया जाएगा ताकि कोई दुरुपयोग जो है बीच में वो कहीं ना हो। इलीगल जो शराब है या वाइन जो भी है वो उसमें यहाँ हरियाणा में ना बिक सके, ना चल सके। हमने अपने जो डिस्टिलरीज हैं वहाँ भी
उसकी जो लेबलिंग है, उसका जो फ्लो मीटर्स हैं, जैसे बजट की घोषणा मैंने कहा था उस पर हम फ्लो मीटर लगाएंगे, तो ई फ्लो मीटर लगेंगे ताकि कितना मटेरियल वहाँ बना है, कितना उन्होंने बेचा है, ताकि 2 नंबर की चीज़ उसमें बाहर ना जा सके, इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है।